गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया। बेटा, नवरात्रि में कोई हॉलीडे नहीं है। क्लासेस चलती रहेगी। हॉलीडे केवल दिवाली पर होगा। दिवाली के टाइम पर छुट्टियां होगी, उसके पहले नॉन स्टॉप कोई हॉलीडे नहीं, क्लासेस चलती रहेगी जी। कोई कह रहा कि सर आज गोरे गोरे लग रहे हो, तो गोरे गोरे नहीं लिख रहे हैं, वो वाइट वाइट बाल है जिसके कारण। अंकित कह रहा सर कल मुझे प्रोजेक्ट लेके बीएचयू जाना है। क्या बात है, गुड। ये कौन सा अकाउंट नंबर है? गिव मी दैट आशीर्वाद। अच्छा। बेटा, आशीर्वाद अकाउंट्स में नहीं आते हैं। चिल्ड्रंस डे पर तो छुट्टी। वैसे चिल्ड्रंस डे पर चिल्ड्रन को छुट्टी मिलेगी, तुम बच्चे हो नहीं। नहीं। दीक्षा, तुम में से किसी को लगता है कि तुम बच्चे हो अभी भी? कोई चांस नहीं, नहीं। विपुल कह रहा है कि सर वो आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद आटा मांग रहा है। किस चीज के लिए अपोलोजाइज करो राजकुमार? अच्छा, ऐसा कुछ लास्ट क्लास में तुम जो धमकियां दे रहे थे मेरे को, मैम को बोल दूंगा, मैम को बोल दूंगा, उसकी बात कर रहे हो? चलो जी, तो कल कौन जीत रहा है भारत पाकिस्तान के मैच में? अच्छा, ये वो तो रोहित शर्मा कितने रन बनाएगा? रोहित शर्मा कितने रन बनाएगा बताओ। मैंने कब कहा मैं नहीं देखता हूँ? मैं तो देखता हूँ भाई। फर्जी बातें मत करो। 50। विराट धोएगा? पक्का? मैच तो ऑस्ट्रेलिया वाला मजेदार था यार, मजा आया था। लो स्कोरिंग मैच ज्यादा अच्छे होते हैं, पता है। मजा आता है लो स्कोरिंग मैच देखने में। सीरियसली बता रहा हूँ। शॉट क्लास दिखती है, अच्छे अच्छे शॉट्स लगते हैं, छक्के छक्के मजा नहीं आता। कल मैं तो मैच देखूंगा भाई। हम्म। अच्छा, क्या लगता है कौन सब इंडियन टीम में सबसे ज्यादा रन कौन बनाने वाला कल, और सबसे ज्यादा विकेट कौन लेने वाला है? चलो बताओ। कौन सबसे ज्यादा? हम्म। कमेंट आना बंद हो गए क्या तुम्हारे? जस्ट मिनट, आवाज तो आ रही होगी। हाँ, अब आ रहे हैं कमेंट। देव कह रहा मैं केमिकल रिवाइज करूंगा, कल मैं मैच नहीं देखूंगा। विराट कोहली और सिराज। शुभमन गिल तो खेल ही नहीं रहा बेटा।
विराट विल बी द हाईएस्ट स्कोरिंग। अश्विन। अच्छा, अहमदाबाद की टर्निंग पिच है ये, बड़ा ज्ञानी आत्मा है कोई भाई। उसको तो फील्ड, कौन सी फील्ड टर्निंग है, कौन सी रफ है, सब पता है। बुमराह लेगा सबसे ज्यादा। पनौती लग जाएगी, ऐसा मत पूछो ऐसा। तो ऐसे पूछो, कौन सबसे कम रन बनाएगा, कौन सबसे ज्यादा रन लुटाएगा। जडेजा। केएल राहुल। कल के मैच में थोड़ी यार, शुभमन गिल, मैंने तो सुना था अभी तो चेन्नई में ही है वो। कोई कह रहा सर बाबर मारेगा। किसी ने लिखा, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान साइड, यू कैन बैट विथ मी। प्रकाश। देखते हैं, देखें, कोई बात नहीं यार। मज़ा तो तभी है जब कुछ लोग दूसरी टीम के साइड में हो, तभी मज़ा आएगा, बाकी मज़ा क्या है। हाँ यार, ये शाहीन आफरीदी थोड़ा डरावना लगता है मुझे। रिजवान। अच्छा, केएल राहुल, जडेजा, और कौन कौन है यार। ईशान किशन, श्रेयस। चलो जी, चलो चले, देखते हैं कल मैच के बाद फिर बात करेंगे। कन्हैया कह रहा कि आपकी वाइफ से बेट लगी है क्या। हार जाता हूँ यार, ज़्यादातर लगाता भी हूँ सीरियसली, बहुत बार ऐसा हुआ है। और अब मैं उल्टी बेट लगाता हूँ, मुझे इंडिया को जिताना होता ना, तो हमेशा पहले मैं क्या करता था, मैं इंडिया साइड बेट लगाता था, हार जाता था। तो मुझे लगता मेरे कारण इंडिया हार रही है, तो अब मैं उल्टी बेट लगाता हूँ। और ऐसे ऐसे भी बेट लगी, बहुत बार ऐसा हुआ कि जिसे लग रहा हो कि श्योर शॉट ये जीतेगी, और मैं उसी साइड में रहता हूँ और वो हार जाती है। सीरियसली। हाँ, ऐसा सीरियसली बहुत बार हुआ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बहुत बार ऐसा हुआ है। तो मेरे को अगर किसी टीम को जिताना होता ना, तो मैं वाइफ से कहता हूँ कि बैट लगाओ, फिर मैं उल्टी टीम से बैट लगाता हूँ और फिर मैं हार जाता हूँ। तो लेकिन मेरी हार के भी जीत होती है फिर। हार के भी जीत होती है। कोई कह रहा है इसका मतलब सर आप पनौती हो। कोई बात नहीं बेटा, इंडिया तो जीत रही है ना। यशराज कह रहा है सर कैमरे के सामने बोलना पड़ रहा है ये सब कुछ आपको जबरदस्ती। किसी ने कहा सर आप तो बाजीगर हो, बाजीगर। क्या, जो हार के भी जीतता है उसे कहते हैं बाजीगर है। चलो तो अब देखते हैं, देखें, मुझे लगता है, देखो विराट को तो खेलना तो चाहिए यार। खैर उस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट ने शानदार पारी खेली, तो अब ये एक्सपेक्ट करना कि विराट इसके खिलाफ भी खेलना चाहिए, थोड़ी ज्यादती है। तो अब मुझे लगता है बाकियों को खेलना चाहिए, विराट खेले ना खेले कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बाकी भी टीम मेंबर्स है तो हाँ, अब रोहित शर्मा की वो जो सेंचुरी है ना, वो तो अफगानिस्तान के खिलाफ थी, उसका कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं, मतलब एक्सपेक्टेशन तो कि रोहित शर्मा को खेलना चाहिए। हाँ, विराट खेले तो बहुत अच्छी बात है, मज़ा तो आएगा, लेकिन नहीं खेले तो दुख नहीं होगा। बट रोहित शर्मा नहीं खेला तो दुख होगा मेरे को कि क्या है, अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचुरी बना दो फिर बस, फिर तो वैसे ही जीत जाते अफगानिस्तान के खिलाफ, तुम नहीं बनाते तो कोई और बना लेता। हम्म।
तो मैं ही चाहता हूँ कि देखो कल क्या होता है। अच्छा ये बताओ, इंडिया को पहले फील्डिंग करनी चाहिए, बैटिंग करनी चाहिए? हाँ भाई, सब देखते हैं घर में, सब बैठ के मैच देखते हैं। अच्छा कल कितनी बजे मैच है? ड्रीम इलेवन नहीं खेलता मैं, इतना फालतू नहीं हूँ। मुझे लगता है इंडिया को पहले फील्डिंग ही करनी चाहिए, चेस बाद में, रन चेस करना चाहिए। कोई कह रहा है सर छोड़ो फील्डिंग बैटिंग, यहाँ पर शीट सॉल्व करवा दो हमें। वैष्णो देवी तो नहीं गया बेटा मैं। 6 बज गए। चलो जी चलो, कोई नहीं। हाँ जी, होमवर्क क्या दिया था मैंने? जेई एडवांस और O2। क्या हाल है भाई? फोर्ट फोर्ट दिया या फोर्ट फूट गए? जेई एडवांस और O2 क्या डिस्कस करें, बताओ। जेई एडवांस डिस्कस करें पहले? यार ये तुम्हारे कमेंट रुक जाते हैं बार बार यार। जेई एडवांस में डाउट्स बोलिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यार? नहीं, अल्फा दे रखा है, एम एवरेज निकालो, एम एवरेज से पीएम इक्वल्स टू DRT, खत्म। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 1, अल्फा से एम एवरेज और फिर पीएम इक्वल्स टू DRT। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इन दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ऐड कर दो। बेसिकली ये जो वर्ड है के फॉर्मेशन, Ag प्लस प्लस ट्वाइस NH3 AgNH3 होल ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी को बोला जाता है के फॉर्मेशन। दोनों को ऐड कर दो, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, एट्थ क्वेश्चन का जो एक पार्ट है ना, देखो इसमें बॉम्बे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल अमाउंट, यस। डिपेंड्स ऑन प्रेशर ऑफ CO2, नो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। डेली ऑप्शन, कैटलिस्ट यूज करने पर डेल्टा H में कोई चेंज नहीं होता है। कैटलिस्ट यूज करने पर डेल्टा H की वैल्यू वही रहती है, बस एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होती है। एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होती है, डेल्टा H में कोई चेंज नहीं होता है कैटलिस्ट यूज करने पर। तो दिल्ली ऑप्शन सही है, बॉम्बे ऑप्शन भी सही है, बट आगरा जो है, आगरा ऑप्शन, ज्यादातर जगह पर हम इस डेल्टा H को टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट मानते हैं, लेकिन ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। डेल्टा H टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आगे चल के इसकी एक इक्वेशन भी हम लिखेंगे कि डेल्टा H टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। इसकी एक इक्वेशन है किरचॉफ इक्वेशन,
बट वो अभी हमने डिराइव नहीं की है, आगे आएगी। थर्मोडाइनमिक्स में वो इक्वेशन आएगी। किरचॉफ इक्वेशन उसे बोला जाता है। तो ये याद रखना, डेल्टा एच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो आगरा भी सही है, बॉम्बे भी सही है, दिल्ली भी सही है। और बोलिए डाउट। नाइन्थ मत पूछो बेटा देव, नाइन्थ अगर पूछोगे ना तो फिर अभी। क्वेश्चन नंबर 10th। Equal volume of Fe plus 2 and sulfide ions are mixed. The equilibrium concentration of Fe plus 2 बतानी है। यहां पर जब आप दोनों के इक्वल वॉल्यूम को मिक्स करोगे तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन आधी हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाएगा। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो 0.06 दे रखी वो 0.03, इसकी 0.2, तो वो हो जाएगी 0.1। हाँ या ना? लिख सकता हूं 0.03 और 0.1। क्यों ऐसा किया? मान लो इसका भी 1 लीटर मिक्स किया, इसका भी 1 लीटर मिक्स किया, तो वॉल्यूम अब टोटल 2 लीटर हो गया, तो जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो आधी रह जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन आधी रह जाएगी। अब उसके बाद ये 0.07, ये सॉलिड है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। 0.07 और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1.6 इंटू 10⁻17, जो कि बहुत ज्यादा है। इसलिए पूरी रिएक्शन किस डायरेक्शन में चली गई? बैक फॉरवर्ड में। फिर वापस बैकवर्ड में आ जाओ, प्लस एक्स और एक्स, लेकिन इस x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। 1/x इंटू 0.07 इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻17। देव बेटा, देव कह रहा है कि नाइन्थ में देव का आंसर है आगरा और आंसर की का है दिल्ली। बेटा सामने आओ तभी समझाऊंगा तुम्हें ना, अच्छी तरह से समझाना है तुम्हें। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर ये दूर दूर बैठ के नहीं समझा पाऊंगा, राइट? मिलके ही समझाऊंगा तुम्हें, या तो तुम यहाँ आ जाओ या तुम्हारा एड्रेस बता दो, सब बता दो, मैं आ जाता हूँ। सही कह रहे हो, नाइन्थ तो एडवांस का लग भी नहीं रहा है। मतलब नाइन्थ क्वेश्चन जेई एडवांस सोचो, जेई मेंस में भी आ जाए तो भी सरप्राइजिंग है। अच्छा, इसमें कोई सॉलिड नहीं है भाई, ये SO2 भी, अच्छा इसलिए गड़बड़ हो रही है इसको। SO2 गैस है, सभी गैसेस सब्सटेंस है, कोई सॉलिड नहीं है। ठीक है, डन। फोर्थ नहीं बता रहा हूं, फोर्थ क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, चेंज कर दो SO2 सॉलिड को SO2 गैस। चलिए O2 पर आ जाइए। O2, O2 में कुछ डिस्कस कर चुके हैं क्या पहले? हाँ कर चुके हैं, 10th तक डिस्कस कर चुके हैं। 11th क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, O2 का क्वेश्चन नंबर 11। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये।
रिएक्शन ही लिख देता हूं, HgO सॉलिड प्लस 4I माइनस H2O लिक्विड HgI4 2 माइनस ट्वाइस OH माइनस। अब यहां पर कहा जा रहा है कि HI डालने पर क्या होगा। HI क्या देगा, HI माइनस आयन और H प्लस आयन। I माइनस आयन अगर डालोगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और H प्लस डालने से क्या होगा, ये कंज्यूम होंगे और ये OH आयन कंज्यूम होंगे, तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड में आएगी। यानी HI डालने पर दो कारण से ये रिएक्शन फॉरवर्ड में आएगी, एक तो I माइनस डाल रहे हो उसके कारण, और एक OH आयन कंज्यूम हो रहे हैं उसके कारण भी ये रिएक्शन फॉरवर्ड में आएगी। तो HgI4 2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। वेरी गुड कुमकुम, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। बॉम्बे ऑप्शन, एडिशन ऑफ HgO सॉलिड, सॉलिड डालने से तो कुछ भी नहीं होगा, तो बॉम्बे ऑप्शन सॉलिड डाल रहे हो कुछ भी नहीं होगा। दिल्ली ऑप्शन पर आता हूं, KOH डाल रहे हो, KOH डालने मतलब OH आयन डाल रहे हो, OH आयन डालने पर क्या होगा, रिएक्शन पीछे जाएगी, मतलब HgI4 माइनस की कंसंट्रेशन कम होगी, इसीलिए दिल्ली करेक्ट ऑप्शन है। बात आती कैलकाटा। व्हाट अबाउट कैलकाटा, क्या कहते हो, पानी डालने पर क्या होगा, व्हाट विल हैपन अगर हम इस कंटेनर में, मान लो पहले वॉल्यूम इस तरह से था, ये पानी यहां तक भरा हुआ था, ये रिएक्शन हो रही थी, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे था, और अब हमने इसमें और पानी डाल दिया, अब क्या होगा, और पानी डाल दिया तो क्या होगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड या कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि क्या इसके केसी के एक्सप्रेशन में ये वाटर अपीयर होगा। जब आप इसका केसी का एक्सप्रेशन लिखोगे तो उसमें वाटर अपीयर नहीं होगा। ये मैंने लिखा नहीं, चलो HgI4 लिख देता हूं। तो मैं आपको यहां पर बता दूं, यहां पर पानी डाल रहे हैं तो रिएक्टेंट वाला फील नहीं आएगा, रिएक्टेंट क्योंकि ये तो केसी के एक्सप्रेशन में ही नहीं आ रहा है, और पानी से H प्लस और OH आयन बहुत कम आते हैं, पानी से H प्लस और OH आयन न के बराबर आते हैं, तो उन्हें भूल जाओ। तो आप यहां पर H2O जो डाल रहे हो वो रिएक्टेंट वाला फील नहीं है, लेकिन H2O डालने से हुआ क्या, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम जो पहले कम था वो वॉल्यूम बढ़ गया। मतलब एक तरह से इसको आप ऐसे सोचो कि एक इनर्ट गैस जब हम डालते ना कांस्टेंट प्रेशर पर, इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पर डाला जाता है तो कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन इफेक्ट किसका होता है, वॉल्यूम बढ़ाने का। तो यहां पर भी पानी का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन पानी के कारण वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इफेक्ट वॉल्यूम बढ़ने का होगा, और वॉल्यूम बढ़ने पर क्या इफेक्ट होगा, देखा जाए तो यहां V वाली टर्म कहां आएगी, इसके मान लो इसके मोल्स A ले लेता हूं, इसके B और इसके C, ठीक है, तो B मोल्स इंटू C का स्क्वायर अपॉन A की पावर 4, 1 अपॉन V की पावर 1 प्लस 2 माइनस 4 यानी -1। V वाली टर्म कहां चली गई, ऊपर, V वाली टर्म ऊपर चली गई। एक तरह से आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं मतलब V वाली टर्म बढ़ रही है, यानी इनकी वैल्यू कम करनी होगी, B और C की वैल्यूज कम करनी होगी, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इसको आसान ऐसे बनाओ, ये जो जितनी भी एक्वस स्पीसीज है ना उसको गैसियस मान लो, क्योंकि यही सब अपीयर हो रही है केसी के एक्सप्रेशन में, तो इन सबको गैसियस मान लो, यानी यहां पर गैसेस के मोल 4,
यहां पर एक, यहां पर दो। वॉल्यूम बढ़ाने पर रिएक्शन किस तरफ जाती है? जिस तरफ गैसेस के मोल्स ज्यादा होते हैं। यहां चार, यहां तीन, इसीलिए रिएक्शन पीछे की तरफ जा रही है। इसलिए रिएक्शन पीछे की तरफ जा रही है। और वैसे एक और चीज बता दूं, एक और चीज बता दूं, रिएक्शन पीछे जाए, रिएक्शन आगे जाए, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो सबकी कंसंट्रेशन कम होगी, सबकी कंसंट्रेशन कम होगी। इवन कंसंट्रेशन तो इसकी भी कम होगी, इसकी भी कम होगी और इसकी भी कम होगी। इसके मोल्स बढ़ रहे हैं तब भी कंसंट्रेशन कम होगी। वॉल्यूम फैक्टर ऑलवेज डोमिनेट्स। इसको दूसरा एक सिंपल सा एग्जांपल से समझाता हूं, शायद वो जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें ज्यादा सब्सटेंस नहीं दिखेंगे आपको। I3 माइनस एक्वस कन्वर्टिंग इनटू I2 एक्वस प्लस I माइनस। इसमें अगर मैं पानी डालता हूं, बताओ ये रिएक्शन किस तरफ जाएगी? इसमें अगर पानी डाल के वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं, ये रिएक्शन किस तरफ जाएगी? फॉरवर्ड, बैकवर्ड? एडिशन ऑफ H2O। जल्दी से बताओ। अमरेंद्र का आंसर आया, रजत का आया, आयुष, आर्यन, उत्कर्ष, चिराग, सुखप्रीत, पूर्णिम, चंदन, शुभ, देव, प्रीति, दुर्गेश, मृन्मय, प्रिंस, कन्हैया, जय, वीरू, है नहीं वीरू, मैंने ऐसे ही बोल दिया, जय वीरू, कार्तिक, प्रियांशु, हर्ष, शुभम, देवांजन, सौरभ, राहुल। बहुत बढ़िया, फॉरवर्ड में जाएगी, यानी इसके मोल्स कम होंगे, इसके मोल्स बढ़ेंगे, इसके मोल्स बढ़ेंगे। व्हाट अबाउट कंसंट्रेशन? व्हाट अबाउट कंसंट्रेशन? इसके मोल्स कम होंगे, इन दोनों के मोल्स बढ़ेंगे। व्हाट अबाउट कंसंट्रेशन? इंडिविजुअल लिखो ऐसे, इंक्रीज हो रही तो आई, डिक्रीज हो रही तो डी। वेरी गुड, वेरी गुड। बस ये हुई ना बात। अब समझ गए तुम, अब कभी गलती नहीं करने वाले। अब फिट हो गया बट्टो मामला, घुस गया तुम्हारे खून में, तुम्हारी नसों में। देखो, खून में नहीं, नसों में घुस जाना चाहिए। खून तो चलो निकल जाता है, चेंज हो जाता है, नसें चेंज नहीं होती। तो बातें जो है ना, मसल मेमोरी, एक वर्ड और यूज होता है, मसल मेमोरी। हाँ, लेकिन कोई आया, अभिषेक है जिसने IDD भी लिखा है। बेटा सबकी कंसंट्रेशन कम होगी, वॉल्यूम फैक्टर डोमिनेट्स। चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 बता दिया। नर्व्स, बेटा नस क्या होती है? नर्व्स। क्वेश्चन नंबर 12, फेज डायग्राम ऑफ वाटर, सॉरी किसी का फेज डायग्राम है। क्या हुआ, डाउट क्या है इसमें? 298 केल्विन, ये 298 केल्विन यहां कहीं है, और इस पर प्रेशर कितना है? 67 एटमॉस्फेयर। तो 298 केल्विन जो होगा, सुनो, ये बॉइलिंग पॉइंट होगा कब? जब प्रेशर 67 एटमॉस्फेयर हो। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, इस वर्ड का मतलब पता है? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, और एक होता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। इनमें डिफरेंस पता है? हाँ या ना?
नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फियर। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट एट 1 बार। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर पर डिपेंड करता है, कंटेनर के बाहर के प्रेशर पर डिपेंड करता है। बाहर का प्रेशर चेंज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। तो एक 1 एटमॉस्फेयर और एक 1 बार। तो क्वेश्चन नंबर 12 में यस ये बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेकिन कब? जब एक्सटर्नल प्रेशर 67 एटमॉस्फेयर है। इसीलिए ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसीलिए 298 केल्विन इज द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड CO2। गलत ऑप्शन है ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट, 10th पहले ही बता चुका हूं। अच्छा, ये वेब ऑफ 10th पूछ रहा है जेई एडवांस। और बोलिए आगे, O2 पर आइए जल्दी से। फोर्टींथ का स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर हम क्यू निकालें तो क्यू की वैल्यू क्या आ रही? 10 का स्क्वायर इंटू 20 विच इज 2000। और इज और ये जो है वो केपी से कम है। अब ढंग से क्वेश्चन को पढ़ो। Ammonia at a pressure 10 atmosphere and CO2 at a pressure 20 atmosphere are introduced in an evacuated chamber। evacuated chamber मतलब खाली कंटेनर में अमोनिया और CO2 ही डाली आपने। Q की वैल्यू Kp से कम है। तो बहुतों को क्या लगता है सर रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी? अरे फॉरवर्ड में तब जाएगी ना जब कंटेनर में NH2COO NH4 सॉलिड होगा। ये तो डाला ही नहीं है आपने। NH2CO NH4 तो डाला ही नहीं है। तो कह दो रिएक्शन ना तो फॉरवर्ड में जाएगी ना बैकवर्ड में जाएगी। हाँ, यही अगर Q Kp से ज्यादा होता तो बैकवर्ड में जा सकती थी, लेकिन Q Kp से कम है तो बैकवर्ड में तो जाएगी नहीं। और फॉरवर्ड में जाने के लिए रिएक्टेंट होना चाहिए, रिएक्टेंट आपने डाला नहीं, तो जो है सिचुएशन वैसी रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। यानी अमोनिया का प्रेशर 10, CO2 का प्रेशर 20, तो प्रेशर यही रहेगा। समझ में आई बात? तो आगरा ऑप्शन गलत हो गया। लेस देन 30 नहीं होगा, 30 ही रहेगा। बॉम्बे ऑप्शन सही है। 13 का ये बताऊंगा अभी, पहले 14, 13 लास्ट में बताऊंगा। आगे बढ़ जाओ, 13 लास्ट में बताऊंगा। आगे और कोई डाउट है तो वो पूछ लो जल्दी से। ट्वेंटी फोर्थ में कौन से ऑप्शन में डाउट है भाई? फेवरेबल कंडीशन क्या होगी जब रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी? क्या बताऊं? 24th में कौन सा ऑप्शन बताऊं? थोड़ा आप ध्यान रखना इधर उधर। वो ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन, वो प्रेशर राइट हैंड साइड का है।
24th नहीं बताना, 23rd का बी ऑप्शन, 23rd का बी ऑप्शन। बॉम्बे ऑप्शन कह रहा है 23rd का, इंट्रोडक्शन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर विल डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। हाँ भाई, कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस डालोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो सबकी कंसंट्रेशन कम होगी, सबकी कंसंट्रेशन कम होगी, बिकॉज वॉल्यूम फैक्टर डोमिनेट्स। क्वेश्चन नंबर 23 का बी, चाहे रिएक्शन फॉरवर्ड में जाए चाहे रिएक्शन बैकवर्ड में जाए, कंसंट्रेशन तो सबकी कम होगी। बॉम्बे ऑप्शन। कैलकाटा, केपी नॉट तो डायमेंशनलेस ही होता है बेटा, केपी नॉट इज डायमेंशनलेस, रिएक्शन से क्या लेना देना है, इट इज ऑलवेज डायमेंशनलेस, रिएक्शन से थोड़ी डिसाइड होगा। और बोलिए 23 के किसी ऑप्शन में डाउट है? 24th आसान है यार, खुद करो। ट्वेंटी फोर्थ का डेली ऑप्शन में थोड़ा मुझे करेक्शन दिख रहा है, डॉटेड लाइन नहीं है, वो एरो है। 24th का डी ऑप्शन दैट इज एरो, NO2 प्लस O2 प्लस 200 का मतलब पता है क्या है? डेल्टा H इक्वल्स टू -200, मतलब रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड में जाएगी, कम करोगे तो फॉरवर्ड में जाएगी। तो फेवरेबल कंडीशन क्या हो गई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर कम करो, एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर, इधर उधर डोल रहे हैं, 23 में बता देता हूं मैं। पी वाली रिएक्शन मैंने क्या कहा था? ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, तो पी ऑप्शन में डीकंपोजिशन का उल्टा है, इसीलिए एक्सोथर्मिक। क्यू ऑप्शन, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है, PCl5 टूट रहा है, PCl5 टूट रहा है, एंडोथर्मिक। आर ऑप्शन, NO2 से N2O4 बन रहा है, उल्टा देखोगे तो डीकंपोजिशन, यानी इस डायरेक्शन से देखेंगे तो ये भी एक्सोथर्मिक, बॉन्ड बन रहा है। रिवर्स में देखोगे तो डीकंपोज हो रहा है, तो रिवर्स डायरेक्शन एंडोथर्मिक, तो ये एक्सोथर्मिक। और PQRS बॉन्ड बन रहा है तो ये भी एक्सोथर्मिक। तो यहां से डिसाइड कर लो कौन सी एंडोथर्मिक है, कौन सी एक्सोथर्मिक है, डिसाइड कर लीजिए बेटा। सब आंसर सही है, तुम अपने लेवल पर अपनी इच्छा से मत करेक्शन करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, 22 फिर भी शायद बता देता हूं। दो इक्विलिब्रियम ए बी कन्वर्टिंग इनटू A प्लस प्लस बी माइनस और ए बी प्लस बी माइनस कन्वर्टिंग इनटू AB2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, इसका K2। ठीक है, चाहे तो यहां पर द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, ये माइनस है यहां पर भी,
फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को ऐड करें तो ये बी माइनस वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। ए प्लस प्लस ए बी टू माइनस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वन इंटू के टू विच इज ए प्लस ए बी टू माइनस डिवाइडेड बाय ए बी का होल स्क्वायर। लेकिन इससे तो कुछ आ नहीं रहा है। रादर इसको हम ऐसे करें, ए प्लस बी माइनस ए बी, ए बी टू ए बी बी माइनस। हमें इन दोनों की कंसंट्रेशन का रेशियो लेना है, तो इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ये चीज हटा दो। इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो K1 अपॉन K2, ये वाली टर्म कैंसिल, A प्लस ए बी टू और B माइनस का होल स्क्वायर। अब देख लो, आ जाएगा। आसान है यार, जबरदस्ती। ठीक है, थोड़ी मेहनत पड़ेगी, क्या करना है, लेकिन और क्या पूछा जा रहा है? हाँ, 22। अमन बिना केमिकल के आयनिक नहीं कर सकते हो, केमिकल करो तभी आयनिक समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में ए प्लस की कंसंट्रेशन दे रखी है, ए बी टू की भी दे रखी है एक्स। हम्म मान लेते हैं इसके सी मोल्स डाले, उसमें से ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। 22 आपको फाइनल एक्सप्रेशन में, अब यूं कह दो कि बी माइनस की टर्म भी नहीं चाहिए, ए प्लस की कंसंट्रेशन पता है, ए बी टू की पता है, ना तो बी माइनस की कंसंट्रेशन पता है ना ए बी की पता है, तो इन दोनों को आपको हटाना पड़ेगा साहब। अब इन दोनों को कैसे हटाया जाए वो देखने वाली बात है। अगर इनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं, बी माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ए प्लस ए बी टू, इससे कुछ हुआ नहीं? हम्म इसकी y, इसकी x, ये y और ये x तो पता है। आपको क्या निकालना, K1 K2।
हम्म। डिवाइड कर दिया भाई, डिवाइड तो कर दिया। सर मोल्स डालो इक्वेशन में आंसर पाओ ऐसा? तो K1/K2 की वैल्यू क्या आएगी? K1/K2 की वैल्यू, अच्छा अच्छा, यहां से काम करते हैं। Y/X, ठीक है। इसमें भी K1 × K2 की वैल्यू, A+ की कंसंट्रेशन, Y/X। हाँ, इसका कर देते हैं स्क्वायर, उससे होगा क्या आंसर? अब ऐड कर दें? कुछ और करना पड़ेगा यार, यहाँ पर लंबा जा रहा है। लंबा भी क्या, K1/K2 मांग रहा ना, तो यहाँ पर B- की कंसंट्रेशन चाहिए। उसके लिए मुझे यहाँ पर AB की कंसंट्रेशन पुट करनी पड़ेगी, जो कि क्या है, X × Y, K1 × K2। सही किया क्या? ये क्या किया मैंने? मामला फंस रहा ये, एक मिनट रुको। ये कैसे लिखा मैंने? इसकी जगह अब क्या लिख सकता हूँ? Y/X K1 × K2, राइट। तो एक K1 कैंसिल आउट हो गया, तो K1/K2 इक्वल्स टू, तो वही आ गया आंसर जो तो पहले ही था मेरे पास। कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं। ए को x डाल दो तो By - X आ जाएगा। हो। अच्छा, AB2। अच्छा अच्छा, ओके। चलिए। हम्म। देखो, इनिशियली ये भी y बना होगा, ये भी y बना होगा, लेकिन इस y में से ये x बन रहा है। ये कितना है, x। तो ये कम क्या होगा? इतना करने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ो इस चीज को।
यानी बी माइनस की कंसंट्रेशन जो है, क्योंकि ये x बन रहा है तो इसका मतलब ये y बना और y में से x कम हो गया तभी ये x बनेगा, तो b माइनस की कंसंट्रेशन y माइनस एक्स। छोड़ो इस चीज को, यहीं पर b की कंसंट्रेशन क्या लिख दो, y माइनस एक्स का स्क्वायर। ए बी की कंसंट्रेशन क्या है नहीं पता, मैं जरूरत ही नहीं है, कुछ भी मान लो चाहो तो इसकी कंसंट्रेशन सी मान लो। इसमें से y रिएक्ट कर रहा है, इसका y बना, इसका भी y बना, लेकिन हमें पता है कि AB2 कितना बन रहा है x। अब AB2 कितना बनेगा, जितना B माइनस रिएक्ट करेगा। अगर ये x बन रहा है तो इसका मतलब B माइनस बी एक्स रिएक्ट करेगा। B माइनस बना कितना है y, उसमें से रिएक्ट कितना कर रहा है x, तो B माइनस की कंसेंट्रेशन y माइनस एक्स। यहां पर मैंने B माइनस की कंसेंट्रेशन पुट कर दी। हाँ, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा होगा ना, क्या सर इतना सिंपल सा था, इतनी देर हो गई, 5 मिनट हो गए, इतना सा नहीं आता आपको हैं? इतनी देर से इतनी सी चीज समझा रहे थे, ट्यूबलाइट हो क्या? हैं? समझ में नहीं आ रहा था। चलो आज हो गए, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, वापस आयनिक इक्विलिब्रियम पर आते हैं। तो लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गया बेटा। तो लास्ट क्लास में हमने पीएच ऑफ वाटर डिस्कस किया था, ठीक है? अब सब हो गए बेटा, बहुत सारे वो कर लिया। अब इस चैप्टर में पीएच कैलकुलेशन की बात जब आती है तो प्रॉब्लम क्यों होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि केसेस बहुत सारे बनते हैं, और जैसे यहां अभी 2 रिएक्शन थी ना, आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन में एक से ज्यादा रिएक्शन होती है। अब जब एक से ज्यादा रिएक्शन होती है तो होता क्या है कि या तो दोनों को सॉल्व करो, कभी कभी सॉल्व करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। समटाइम्स x⁻³ की इक्वेशन बन जाती है जिसे आप और हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो वहां कुछ अप्रोक्सीमेशंस करने होते हैं। तो इवन आप ये कह सकते हो एक एग्जामिनर को भी पता है कि इन इक्वेशंस को अगर अप्रोक्सीमेशंस नहीं किया जाएगा तो कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। तो एग्जामिनर भी एक्सपेक्ट करता है कि आप कुछ अप्रोक्सीमेशन करो और उससे उसको सॉल्व करो। तो वो यूं कह सकते हो कुछ स्टैंडर्ड अप्रोक्सीमेशंस है जो एग्जामिनर को भी पता है, वो हमें पता होना चाहिए कि किस जगह पर कौन से अप्रोक्सीमेशन करने हैं। कुछ जगह पर अप्रोक्सीमेशन करने से आंसर में बहुत कम चेंज आता है, बहुत कम यानी 1% से भी कम। लेकिन कुछ जगह अप्रोक्सीमेशन करने से आंसर में चेंज आता है, मान लो 5%, 7%, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। तो इसलिए किस जगह पर कौन सा अप्रोक्सीमेशन करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको अब कुछ स्टैंडर्ड अप्रोक्सीमेशंस बताऊंगा कि किस जगह पर कौन सा अप्रोक्सीमेशन करना है। तो अब ये जो चैप्टर है ना, ये पूरा डेटा बेस्ड है। डेटा बेस्ड इन द सेंस कि वैल्यूज पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि डेटा क्या दे रखा है, कंसेंट्रेशन 0.1 है या 0.01 है या 0.001 है, 10⁻⁻1 है या 10⁻⁻2 है या 10⁻⁻3 है या 10⁻⁻4 है, उससे आपको सॉल्व करने का तरीका बदल जाएगा। यानी यहां पर आपको वैल्यूज नोटिस करनी होगी, ये नहीं कि कंसंट्रेशन 0.1 हो या 10⁻³ हो वैसे ही कर रहे हो, नहीं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻² है तो अप्रोक्सीमेशन अलग होगा, 10⁻5 है तो अलग होगा, 10⁻10 है तो अप्रोक्सीमेशन कुछ और होगा। यानी डेटा आपको नोटिस करने होंगे, डेटा देखने होंगे कि वैल्यूज क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारी अप्रोच बदलेगी। इवन जब मैं क्लास में समझाऊंगा ना तो मेरी लैंग्वेज भी थोड़ी टफ हो जाती। टफ क्यों होती? क्योंकि एक सेंटेंस, जब भी मैं कोई सेंटेंस बोलूंगा उसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं। अब होता क्या है, इतने सारे नंबर्स होते तो सर ने कौन सा नंबर बोला था, 10⁻5 बोला या 10⁻7 बोला, कहीं 10⁻5, किसी सेंटेंस में 10⁻10, किसी में 10⁻2, किसी में 10⁻+2, तो कंफ्यूजन होता है। तो सीधी सी बात है, देखो इंजीनियर्स हो, वो कहते हैं ना नंबर से खेलना आना चाहिए। देखो इंजीनियर्स की पहली रिक्वायरमेंट यही होती है, वैसे बहुत जगह होती है, इंजीनियर्स छोड़ो, आप अगर मान लो कोई अच्छे सीए हो आप,
तो भी नंबर से खेलना तो आना चाहिए। देखो अल्टीमेटली लाइफ इज ऑल अबाउट, अगर हम साइंस की लैंग्वेज में अगर बात करें तो इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। देखो नंबर से खेलना आना चाहिए, उनका मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, कौन सा नंबर क्या है वो तो ऐसे होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल बेटा। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। चाहे आप एमबीए कर लो, चाहे सीए कर लो, चाहे ये, हाँ ऐसा नहीं कि दिस इज ऑल अबाउट। मैंने ऐसे बहुतों को देखा जिनको मैथ्स नहीं समझ में आती, लेकिन बैंक बैलेंस उनका फिर भी बहुत होता है, ऐसी बात नहीं है। उनको नहीं समझ में आता कि इंटरेस्ट क्या है क्या क्या है, लेकिन बैंक बैलेंस फिर भी तो वो एक अलग चीज़ है। देखो सीधी सी बात है, इट्स नॉट। सर मैम की मैथ्स कैसी? अच्छी है बेटा। पूर्वी इज सेइंग सर माय सिस्टर इज डूइंग सीए। हाँ, देखो नेता लोगों को तो सब समझ में आता है, उनको वो अलग ही तरह से सोचते हैं। वो जैसे सोचते हैं हम सोच ही नहीं पाते। तो अब मैं आपको पहले केसेस बता रहा हूं कि कितने केसेस बनते हैं। ठीक है, तो एक फुल पेज यूज करो और वहां हेडिंग डालो पीएच कैलकुलेशन। पीएच कैलकुलेशन, तीन पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे हम, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पार्ट इज सॉल्यूशन containing only acid और बेस। सॉल्यूशन कंटेनिंग हर जगह आएगा। सॉल्यूशन, चलो लिख देता हूं, सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट्स। आपको पता है सॉल्ट्स भी हम कहते हैं ये एसिडिक सॉल्ट है, ये बेसिक सॉल्ट है। तो सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट्स। एंड थर्ड वन इज सॉल्यूशन कंटेनिंग एसिड और बेस के साथ सॉल्ट, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन। दोनों का कॉम्बिनेशन आगे चल के इसी पार्ट को हम बोलेंगे बफर सॉल्यूशन। इसको बोला जाता है बफर सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें केसेस क्या बनेंगे उसकी मैं बात कर रहा हूं। इसमें और क्या क्या केसेस बनेंगे, तो अगर सॉल्यूशन में केवल एसिड या बेस है तो कंटेनिंग ओनली वन एसिड और बेस, मोर देन वन एसिड और बेस, यानी एक से ज्यादा एसिड और बेस है तो क्या होगा। और यहां पर हम बात करें केवल एक ही एसिड या एक ही बेस है। लेकिन अगर एक ही एसिड या एक ही बेस है तो आपने सुना होगा एसिड और बेस जो होते हैं ना, मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक। मोनोप्रोटिक जो केवल एक ही H प्लस आयन देता है, जिसकी बेसिसिटी 1 होती है। डाइप्रोटिक जिसकी बेसिसिटी 2 होती है। ट्राइप्रोटिक जिसकी बेसिसिटी 3 होती है। तो एसिड के लिए वर्ड यूज होता है मोनोप्रोटिक, प्रोटिक। बेस के लिए वर्ड यूज होता है मोनोहाइड्रोक्सिक, डाईहाइड्रोक्सिक, ट्राईहाइड्रोक्सिक। मैं अभी वर्ड्स एसिड के अकॉर्डिंग ही लिख रहा हूं, तो मोनोप्रोटिक, और इधर लिख रहा हूं पॉलीप्रोटिक, यानी जो एक से ज्यादा H प्लस आयन या OH आयन दे। पॉलीप्रोटिक, मोनोप्रोटिक, पॉलीप्रोटिक या मोनोहाइड्रोक्सिक भी लिख सकते हो, हाइड्रोक्सिक। इधर आ जाएगा पॉलीहाइड्रोक्सिक। अब मोनोप्रोटिक की अगर हम बात करें तो वो एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है और वो एसिड वीक एसिड भी हो सकता है।
मोनो यानी स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है। अब जब हम यहां पर डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा स्ट्रॉन्ग एसिड से रिलेटेड दो केसेस और बनेंगे। ये दो केसेस क्या होंगे वो हम डिटेल में अलग से डिस्कस करेंगे, यहां नहीं लिखना है। यहां आपको इतना सा याद रखना है कि हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड के, स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड के कितने केसेस बने? दो। वीक एसिड के कितने केसेस बनेंगे? तीन। ये नंबर्स याद करने हैं आपको कि यार वीक स्ट्रॉन्ग एसिड के दो केसेस सर ने बताए थे, वीक एसिड के तीन केसेस बताए थे, पॉलीप्रोटिक के तीन केसेस बनते हैं, पॉलीप्रोटिक के तीन केसेस बनते हैं, मोर देन वन एसिड के केस में भी तीन केसेस बनते हैं, यानी टोटल केसेस काउंट करो तो 11। अच्छा नंबर है ना? यस, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ केसेस की हम बात करें तो 3 + 3 + 3 + 2, टोटल 11 केसेस यहां पर बनेंगे। उसी तरह से यहां पर भी केसेस बनेंगे, यहां पर भी, लेकिन ये जगह भी खाली छोड़ दो, क्योंकि यहां केसेस क्या बनेंगे वो उसके लिए मुझे कुछ समझाना पड़ेगा। जब समझ लेंगे फिर यहां इस चार्ट को कंप्लीट करेंगे। अभी नहीं कर रहे हैं, वो बाद में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। विकास इज आस्किंग सर मैं 12th में हूं, आयनिक यहां से शुरू कर लूं क्या? नहीं बेटा, ज्यादा अच्छा आप 12th वाला देख लो रिकॉर्डेड, क्योंकि यहां ज्यादा टाइम लगेगा कंपेरेटिवली। देखो 11th में बहुत यानी रिलेटिवली थोड़ा लेक्चर्स ज्यादा लगते हैं, 12th में कम लगते हैं, 13 में और कम लगता है। और आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं आपसे ये कहूंगा 12th का भी मत देखो, 13th में जब हो या तो उसका देख लेना या 12th के रिकॉर्डेड देख लो। ठीक है। तो ये चार्ट यहां पर पूरा एक पेज आप पर आपका यूज होगा, सिंगल पेज, ये लिख दो। इसके लिए अभी छोड़ दो जगह, चार्ट में फुल पेज यूज करना है। अब वन बाय वन करके हम केसेस लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करूंगा स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, फिर आएंगे वीक एसिड वाले पार्ट पर। तो हेडिंग डाल दीजिए पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन containing strong monoprotic एसिड और बेस। अगर किसी सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग मोनोप्रोटिक एसिड बेस है तो क्या होगा? सर प्लीज प्लीज टेल मी, नंबर से खेलने का तरीका या फिर क्या कर रहे हैं प्लीज। बेटा ये नंबर से ही खेल रहे हैं, चिंता मत करो, जो कर रहा हूं वो करते रहो बस। यहां पर जैसा अभी मैंने बताया दो केसेस लेंगे। दो केसेस क्यों लेते हैं उसका लॉजिक देता हूं। आप पानी में कोई एसिड या बेस डाल रहे हो, तो पानी हमें पता है ऑलरेडी खुद भी आयोनाइज होता है, उससे भी H+ और OH आयन मिलते हैं, लेकिन पानी से जो H+ और OH आयन होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं। आपने देखा होगा 10⁻⁻7 प्योर वाटर में। तो क्वेश्चन ये आता है कि हम जो एसिड बेस डाल रहे हैं वो भी H+ आयन या OH आयन देगा, पानी से भी H+ और OH आयन मिलते हैं, तो क्या पानी के कारण H+ या OH आयन को कंसिडर करना है या हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं? तो बहुत सिचुएशन में हम पानी के कारण H+ या OH आयन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो कब नेग्लेक्ट करेंगे कब नहीं करेंगे? तो केस वन, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड या बेस जो आप डाल रहे हो, अगर वो कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻6 के बराबर या उससे ज्यादा है तो H+ आयन और OH आयन एंड कर दो, एंड OH आयन ड्यू टू वाटर कैन बी नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट किया जा सकता है।
मतलब पानी के कारण आपको H प्लस या OH आयन कंसिडर करने ही नहीं है। तो फिर H प्लस और OH आयन केवल किसके कारण आएंगे? लेट्स से HCl की कंसंट्रेशन है C, तो कह दो H प्लस आयन कंसंट्रेशन भी C है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो 100% आयोनाइज होता है, मतलब ये पूरा आयोनाइज हो जाएगा किसमें? H प्लस और Cl आयन में। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसेंट्रेशन C है तो H प्लस की कंसेंट्रेशन भी C हो जाएगी। जैसे NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, सबको पता है, अगर इसकी कंसेंट्रेशन C है तो OH आयन कंसेंट्रेशन भी उतनी ही हो जाएगी। कह सकते तो बड़ा आसान हो गया। हाँ जी, बहुत आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है। ये कंडीशन कहां से आई अभी उस पर दिमाग मत लगाना। अभी आपको इस पर दिमाग नहीं लगाना है कि ये कंडीशन कहां से आई है, बस इतना देखना है कि कंडीशन क्या है। आपको कंडीशंस याद रखनी है, ठीक है? आवाज आ रही मेरी आप लोगों तक? बड़ी शांति छाई हुई है, क्या हो गया? बहुत शांति छा रही है। अबे मैच कल है, आज थोड़ी है। अच्छी बात है, चलो पढ़ो। यस, वेरी गुड, फोकस्ड हो। बस यार दिख नहीं रहे हो ना तो बता दिया करो कि हाँ हो, वहां पर पता चला कि कहीं गायब हो गए, मैं यहाँ पर चिल्ला रहा हूँ जबरदस्ती तेज तेज आवाज में गला फाड़ फाड़ के, और तुम पता नहीं कहाँ घूम रहे हो। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी देर में अपनी प्रेजेंस बता दिया करो कमेंट के थ्रू। यार कल की देखो, मेरी तो कोई क्लास है नहीं, तो जिन सर की क्लास है उनसे रिक्वेस्ट करो थोड़ी सी कि सर प्लीज 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 प्लीज, जब तक नहीं माने प्लीज 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 प्लीज। नहीं, चलो केस टू। लेकिन अगर एसिड की कंसंट्रेशन लेस देन 10⁻⁻⁶ m है तो क्या होगा? अब आप कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। H प्लस एंड OH आयन ड्यू टू वाटर कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। पानी के कारण H प्लस या OH आयन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन ये आता है, देखो इस चैप्टर में अब जो सारा डिस्कशन हो रहा है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर ही हो रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस पर ही हो रहा है। तो क्या अब ये कह सकता हूं पानी से जो H प्लस और OH आयन आएंगे वो 10⁻⁷ ही होंगे? नहीं, 10⁻⁷ तब होते हैं जब प्योर वाटर हो। अब आपने पानी में क्या डाल दिया? कोई एसिड या बेस डाल दिया, तो इस वाटर पर क्या लगेगा? कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो ये पानी अब उतना आयोनाइज नहीं होगा जितना प्योर वाटर होता है। मान लो आपने पानी में HCl डाल दिया और उस HCl की कंसेंट्रेशन कितनी है? C। तो ऑलरेडी पानी में H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितने हैं? C। और इस H प्लस आयन का यानी HCl का वाटर पर क्या लगेगा? कॉमन आयन इफेक्ट। तो मान लेते हैं अब ये पानी कितना आयोनाइज हो रहा है? X। तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? C प्लस एक्स, और OH आयन कंसेंट्रेशन X। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ऑलरेडी हमें पता है 10⁻⁻14 C प्लस एक्स, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इंटू OH आयन कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन पता होगी HCl की, X के लिए क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व करो, लेकिन ध्यान रखना H X आपका फाइनल आंसर नहीं है। H प्लस आयन कंसेंट्रेशन फाइनली क्या है? C प्लस एक्स। तो यहां से पहले X की वैल्यू निकालो, और X की वैल्यू पता चल जाएगी तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन भी पता चल जाएगी। कृष्णा ये क्या लिख रहे हो? केस वन में OH आयन C के इक्वल नहीं है क्या? है ना भाई?
तनिष्क पूछ रहा है सर कल आप एक भी क्लास नहीं करोगे? नहीं, मेरी कल क्लासेस मॉर्निंग में ही है, इवनिंग में नहीं है। मेरी कल इवनिंग में कोई क्लास नहीं है। मैं आराम से। आदर्श कह रहा आप पनौती कभी नहीं हो सकते, जिसको सीए वाली मिले तो हो ही नहीं सकता ऐसा। मेरी क्लासेस कल मॉर्निंग में ही हो जाएगी बेटा, मैं आराम से। जोमेटो, स्विगी, पॉपकॉर्न सब तैयारी करके बैठूंगा एकदम। मजा आ रहा है। हम्म। कल मॉर्निंग में मेरी क्लासेस खत्म बेटा, कल कोई क्लास नहीं है। राजकुमार कह रहा सर देखना आपके घर की लाइट चली जाएगी, आपका घर का नेटवर्क नहीं आएगा। देखते हैं बेटा, देखें। टेलीग्राम ग्रुप पे, चिंता मत करो, दिखा दूंगा तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पे, बस स्कोर भेज दूंगा। चलो अब इस पर वापस आते हैं। अब ये मत कहना कि सर देख लो इंडिया हार जाएगी, आप देखोगे तो आउट हो जाएगा विराट कोहली, जल्दी आउट हो जाएगा, ऐसे मत बोल देना तुम, मेरे चक्कर में इंडिया को मत हरा देना तुम लोग। समझ में आया? कंसंट्रेशन पता होगी। चलो इसी पर क्वेश्चन दे रहा हूं। फाइंड H प्लस, या फाइंड pH ऑफ 10 raised to power minus 2m HCl, 10 raised to power minus 4m NaOH, 10 raised to power minus 7m HCl। फर्स्ट पार्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ ही जाना चाहिए जल्दी से। बेटा तुम जिस फेज से गुजर रहे हो ना, हम भी उसी फेज से गुजरे थे, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास तो ऑप्शन तो है देखने का, हमारे पास तो वो भी नहीं होता था। इवन सोचो, बहुत सालों तक भी नहीं था यार। पीएच पूछिए, पीएच का आंसर बताओ। आदित्य को क्लास में लेके आऊं? करेंगे, कभी ट्राई करेंगे। आयुष का आंसर सही है, हर्ष का गलत है। हर्ष का आंसर राजकुमार का भी गलत है। माइनस में कहां से आंसर आ गया बेटा? H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 2, तो pH इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन यानी 10 की पावर माइनस 2, तो फर्स्ट पार्ट का pH 2, सेकेंड पार्ट में POH नहीं, pH नहीं POH आएगी, तो POH इक्वल्स टू 4, तो pH इक्वल्स टू 10। थर्ड पार्ट, केस डिसाइड करो, केस 1 2 क्या है? केस 1 है या केस 2 है या केस 3 क्या है, वो चेक करो। तो फर्स्ट और सेकंड, ये तो केस 1 है, ये अलग है भाई, ये अलग है।
केस 2 है ये। इक्वेशन सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। एक्स की वैल्यू निकालो पहले। यहां एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वाटर के कारण H प्लस और OH आयन क्या आएंगे वो बताओ पहले मुझे। पीएच में नहीं, वाटर के कारण H प्लस और OH आयन क्या 10⁻⁷ है या नहीं है वो बताओ जल्दी से। एक्स की वैल्यू बताओ। तो बेटा पहला राजकुमार पहले में था क्या जो मैं बोलूंगा। व्हाट अबाउट एक्स। श्रद्धा फिजिकल से ज्यादा मुझे ऑर्गेनिक अच्छी लगती थी जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था। फिजिकल टफ क्या आती, पढ़ते ही नहीं थे ज्यादा। स्नेहा आंसर गलत है, हिमांशु गलत है, आयुष गलत है। एक्स की वैल्यू गलत। एक्स बताओ क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा वाटर से। अब H प्लस आयन 10⁻⁷ नहीं आएंगे। वाटर से अब H प्लस आयन 10⁻⁷ नहीं आएंगे। इक्वेशन पता है, सॉल्व करो। अरे बेटा पीएच प्लस पीओएच का सम बताया था कितना होता है, 14 बताया था या नहीं बताया था। तो फिर पीएच पीओएच अगर 4 है तो पीएच कितना हो जाएगा 10। चलिए बताता हूं ये वाला पार्ट। अभी तक इतनी देर हो गई किसी का आंसर नहीं आया। H2O लिक्विड कन्वर्टिंग इनटू H प्लस प्लस OH माइनस। HCl का वाटर पर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। ऑलरेडी HCl के कारण H प्लस आयन कितने, 10⁻⁻⁷। हाँ अब मनन का आंसर आया बिल्कुल सही। मान लेते हैं यहां पर वाटर से H प्लस आयन कितने आ रहे हैं X, ये भी X। तो KW 10⁻⁻14 10⁻⁻7 प्लस X इंटू X। सॉल्व करो इस क्वाड्रेटिक को जल्दी से। अप्रितम का सही है, राहुल का भी सही है। √5 की वैल्यू सबको पता है, पहले भी बहुत बार यूज कर चुके हैं हम। √5 इक्वल्स टू 2.24 यूज करना है आपको। √5 की वैल्यू 2.24। हाँ साक्षी सही है, ऋतिक गलत है, कुमकुम भी गलत। यार ये 6.7 भी नहीं आएगा आंसर। तो सॉल्व करो क्वाड्रेटिक। एक्स की वैल्यू आएगी 0.62 इंटू 10⁻⁻7। ये आप खुद कर सकते हो। 0.62 इंटू 10⁻⁻7। तो अब आप देखिए, पहले तो यहां पर बता दूं ये x क्या है, पानी से कितने H प्लस आयन आ रहे हैं। अब पानी से जो H प्लस आयन आ रहे हैं वो 10⁻⁻7 नहीं है, 10⁻⁻7 से कम हो गया। क्यों कम हो गए, बिकॉज HCl का क्या लगा, कॉमन आयन इफेक्ट। HCl का क्या लगा, कॉमन आयन इफेक्ट। अब अगर कोई पूछे व्हाट अबाउट H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, तो वो है C प्लस एक्स 10⁻⁻7। ये किसके कारण है, HCl के कारण। वाटर के कारण कितने हैं, 0.62 इंटू 10⁻⁻7। तो H प्लस आयन 1.62 इंटू 10⁻⁻7। अच्छा खासा कम हो गया, अच्छा खासा कम हो गया। अब पीएच निकालनी है, तो पीएच इक्वल्स टू 7 माइनस लॉग ऑफ 1.62। अच्छा मैं बता दूं, एग्जाम में लॉग की वैल्यूज दे रखी होगी जो भी चाहिए। हाँ कुछ सिंपल सी लॉग की वैल्यूज है वो याद रख लो। लॉग 2 इक्वल्स टू 0.3010। वैसे ज्यादातर हम इसको 0.3 ले लेते हैं। लॉग 2 की वैल्यू पता है, तो लॉग 5 की वैल्यू भी अब आप खुद निकाल सकते हो 0.7 के आसपास। तो ये कुछ डेटा याद रखो। लॉग 3 की वैल्यू थोड़ी मुश्किल है, 0.4771। तो ये डेटा याद रखो।
और ये वैल्यू लगभग आएगी 6.78 के आसपास। 6.78 एग्जाम में दे रखी होगी, थोड़ी मुश्किल वैल्यू होगी। अभी घर पे करते वक्त कैलकुलेटर या लॉग टेबल आपको यूज करनी पड़ेगी। लॉग टेबल यूज करनी पड़ेगी। हाँ, स्क्वायर रूट की वैल्यू भी दे रखी होगी, आंसर भी दे रखा होगा श्रद्धा। स्क्वायर रूट की वैल्यू भी तुम्हें एग्जाम में दे दी जाए, आंसर भी दे दो। समझ में आया ये? क्यों ऐसा हुआ? वाटर से H प्लस आयन 10⁻⁻⁷ क्यों नहीं आए? क्योंकि वाटर पर क्या लग गया? कॉमन आयन इफेक्ट। इसलिए पानी, वाटर से जो H प्लस आयन आ रहे हैं वो कम हो गए। चलिए आज के लिए यहीं तक करेंगे, इससे आगे फिर नेक्स्ट क्लास में आयनिक से क्या बचा है, अगर आयनिक से थोड़ा बहुत होमवर्क अगर दिया जाए। ये हम नेक्स्ट क्लास में आयनिक से डिस्कस करेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम में। जेई मेंस बची हुई क्या अभी भी केमिकल इक्विलिब्रियम की? तो केमिकल इक्विलिब्रियम की जेई मेंस जो भी बचा हुआ पार्ट है, H2 दे दूंगा, अभी पहले ये कर लेते हैं फिर दे दूंगा। अच्छा, वो नेक्स्ट टाइम बता दूंगा सुखप्रीत, और टू का क्वेश्चन नंबर 13 भी बता दूंगा। ये कर लो फिर नेक्स्ट टाइम। विच इज, बता तो चुका हूं विच इज माई फेवरेट प्लेयर राइट नाउ प्रेजेंट टीम में, ऑब्वियसली यार विराट कोहली। बट बुमराह मुझे बड़ा अच्छा लगता है, नो डाउट। आई लाइक बुमराह, जसप्रीत बुमराह भी अच्छा लगता है प्रेजेंट में तो। हैव यू ईटन समोसाज? ये कौन सा क्वेश्चन हुआ? तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ रशिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया यहां से आया हूं जो मैं समोसा नहीं खाऊंगा? फेवरेट फुटबॉलर? मेसी, एम्बापे। वर्ल्ड कप ही देखता हूँ यार फुटबॉल में, बाकी नहीं देखता हूँ। फुटबॉल में वर्ल्ड कप के टाइम ही देखता हूँ, बट वर्ल्ड कप के टाइम पूरा देखता हूँ, बाकी नहीं देखता हूँ। इस बार अच्छा नहीं खेला था इसीलिए। नहीं, स्पोर्ट्स तो मेरे सारे पसंद है, फेवरेट गेम क्रिकेट भी, टेबल टीटी भी, सब पसंद है। स्पोर्ट्स कोई फेवरेट वाली तो ऐसा कोई बात ही नहीं, ऐसा नहीं। हाँ लेकिन देखो, फुटबॉल खेलना बड़ा मुश्किल काम है, स्टेमिना चाहिए ज़्यादा, भागने दौड़ने वाले नहीं होते। बास्केटबॉल, फुटबॉल, इनमें तो स्टेमिना बहुत चाहिए। नेमार इज गुड, बट अभी तक मैंने ऐसे मैचेस नहीं देखे जहां बड़ा उसका इम्पैक्ट आया हो। प्रदीप नरवाल को नहीं जानता भाई मैं। अच्छा, कल शुभमन गिल खेलेगा क्या? बढ़िया जी बढ़िया। सुनील छत्री को जानता हूँ भाई।
चलो, तो ऑल दी बेस्ट फॉर टीम इंडिया, कल जीते, है ना। बाय बाय।